Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 6 मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज का एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 6। मॉडल टेस्ट पेपर 6 जो है वो जैन 25 के एमटीपी से लिया गया है एंड जैसा कि आपको पता है जैन 25 was just your previous term and MTP and RTP of Jan 25 are equally important as MTP and RTP of May 25। ऐसा कहा जाता है आपको अपने रीसेंट टर्म और पिछले वाले टर्म के दोनों के MTP RTP अच्छे से करके जाने चाहिए। सो नॉट जस्ट फॉर ऑडिट पर हर सब्जेक्ट के Jan 25 के भी MTP RTP जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस पिकआउट किए हैं बट आई सजेस्ट कि एक बार घर पे आपको जितने भी क्वेश्चंस है इस MTP में से वो देख लेने चाहिए एंड अगर हो सके तो इसको एज अ मॉक टेस्ट घर पे दे के भी देखना चाहिए। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक केस सिनेरियो और 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले केस सिनेरियो। Vama and Associates were appointed as auditors for Royal Construction Limited for the financial year 23-24. During the audit, the auditor observed a significant amount of work in progress inventory. Instead of attending the physical inventory count, they relied on alternative procedures. These included reviewing production reports, reconciling them with recorded inventory levels, and analyzing various trends to assess the accuracy of work in progress balance. तो यहाँ पे बोल रहा है रॉयल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड करके एक कंपनी है ना, उसका ऑडिट वामा एंड एसोसिएट्स कर रहे हैं। वामा एंड एसोसिएट्स ने नोटिस किया ड्यूरिंग द ईयर बहुत ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, बट ये नोटिस करने के बाद भी उन्होंने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं किया और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स पे रिलाई किया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो अगर आपको ऐसे 501 याद हो तो उसमें बताया गया है अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू द नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, द ऑडिटर मस्ट अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। यानी अगर कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड कर पाए, मतलब इट इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, तब तो ठीक है, वरना उसके अलावा एज एन ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा हमें फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना चाहिए। बट यहाँ पे कोई नेचर और लोकेशन की डिफिकल्टी बताई नहीं गई है, बट सिंपली यहाँ पे यही बताया गया कि वामा एंड एसोसिएट्स ने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं किया और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स पे रिलाई किया है। These included reviewing production reports, reconciling them with recorded inventory levels, analyzing variance trends to assess the accuracy of work in progress balance. तो यहाँ पे बताया है क्या alternative procedures उन्होंने लगाए हैं to check the work in progress balance. The auditor also noticed that the company has obsolete inventory of rupees 1,75,000, which has an estimated realizable value of 50,000, and the company has valued it at cost in its financial statements. तो यहाँ पे गड़बड़ है। अगर आपने AS2 पढ़ा होगा तो आपको पता है जो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है उसको हम कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करते, उसको हमेशा हम रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने 1,75,000 जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उस पे इन्वेंट्री को वैल्यू कर दिया है, तो ये गलत है। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट 50,000। मतलब आज के दिन पे इन्वेंट्री किससे ओवरस्टेटेड है, आज के दिन पे इन्वेंट्री कितने से ओवरस्टेटेड है? तो आज के दिन पे इन्वेंट्री मैम 1,25,000 से ओवरस्टेटेड है। 1,75,000 होना चाहिए था, सॉरी 50,000 होना चाहिए था, बट कंपनी ने अपने बुक्स में 1,75,000 का वैल्यू दिखाया है इन्वेंट्री का। During the review of property, plant and equipment, the audit team noted that the company included 1,05,000 for employee benefits related to the acquisition of PPE and 1,25,000 for testing the functionality of equipment, offset by rupees 35,000 received from sale of samples produced during testing. तो फटाफट कैलकुलेट कर लो पीपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 1,05,000 एड 1,25,000 लेस 35,000। तो जितने भी कॉस्ट लगते हैं पीपी के टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो सारे कॉस्ट पीपी के कॉस्ट में ऐड होते हैं यानी कैपिटलाइज होते हैं। एंड अगर कुछ टेस्टिंग से सैंपल से सेल से इनकम जनरेट हुई है तो वो डिडक्ट कर दिया जाता है। तो मैम कितना आ गया प्राइस? तो 1,05,000 प्लस 1,25,000 इज योर 2,30,000 और उसमें से हमने 35,000 हटाया तो 1,95,000 का अमाउंट आ गया।
Vama and Associates derive a significant portion of their income from Royal Constructions Limited, amounting to rupees 10 lakh, which represents 65% of the total revenue. ये तो गलत है, ये तो गलत है। अगर आपने एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा अबाउट अ थ्रेट कॉल्ड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब आता है? जब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है क्लाइंट की फीस पे। खुद से सोचो कि अगर ऑडिटर का 65% एक ही क्लाइंट से आ रहा है, ऑडिटर का जो टोटल इनकम है उसका 65% एक ही क्लाइंट से आ रहा है, तो क्या आपको लगता है ऑडिटर कभी वहाँ पे सही ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएगा? क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा अगर ये क्लाइंट चला गया तो भैया इतना सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ माई इनकम चला जाएगा, तो उसको हमेशा ये बात का डर रहेगा, तो वो कभी भी सही ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एंड इसीलिए अगर आपका किसी भी क्लाइंट से बहुत ज़्यादा फीस आ रहा है, यू हैव अ मेजर डिपेंडेंस ऑन द फीस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, तो इट इज सेड कि आप इंडिपेंडेंटली ओपिनियन नहीं दे पाओगे एंड इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है वामा एंड एसोसिएट्स पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाएगा, क्योंकि उनको हमेशा रहेगा नहीं भाई ये क्लाइंट नहीं छोड़ना है, इससे मेरा 65% ऑफ द इनकम आता है। Despite finding financial discrepancies of rupees 3 lakhs in the company's account, the partners decided to overlook these issues to maintain their lucrative relationship with the client. जो मैंने कहा वो हो गया। यहाँ पे यही हुआ कि उनको 3 लाख का फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज मिला, बट उनको पता था भैया पैसे तो यहीं से आने हैं, तो उन्होंने फिर भी इसका कुछ नहीं किया एंड थम्स अप ओपिनियन दे दिया। तो क्या ये सही है? नहीं मैम, ये गलत है। तो अब जितनी भी मार्किंग करनी थी केस स्टडी में हमने कर ली है, और अब आते हैं क्वेश्चंस में। रॉयल कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड शुड वैल्यू द ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री एट, हमने तो पहले ही बता दिया था 50,000 पे वैल्यू होना चाहिए, बिकॉज ऑब्सोलीट इन्वेंट्री वैल्यू होती है रियलाइजेबल वैल्यू पे, एंड यहाँ पे ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रियलाइजेबल वैल्यू है 50,000। What amount should be included in the cost of PPE in the financial statements of Royal Constructions Limited? तो ये भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, 1,95,000 इंक्लूड होना चाहिए। What potential threat to the independence of Vama and Associates arise from receiving fees of rupees 10 lakhs from Royal Construction Limited? तो ये भी हमने बता के रखा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो आप देख रहे हो, अगर आप केस स्टडी अच्छे से पढ़ते हो, केस स्टडी ध्यान से पढ़ते हो, केस स्टडी से जितने भी चैप्टर्स है वो रिलेट कर लेते हो, तो एक भी क्वेश्चन पे आपको रुकना अटकना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि फटाफट आपने जो केस स्टडी में मार्किंग की उससे आंसर आ जाएगा। सो डू ट्राई दिस मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। कम टाइम में आप बेटर मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एंड ट्रस्ट मी ऑडिट के एमसीक्यूज इतने डिफिकल्ट होते नहीं है कि आप सॉल्व कर पाए। अगर आप उसको सही तरीके से सॉल्व करें तो आप आराम से मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। सो दिस वाज एमसीक्यू। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, CA Shubham, the auditor of Sigma Limited, is performing test of controls and test of details using audit sampling. During these procedures, he observed deviation in compliance with management's prescribed procedures for sales transaction of small value of a product at one location during test of controls. Additionally, misstatements were identified in sample related to small value sales transaction during test of details. How should he proceed to analyze the nature and cause of deviations and misstatements observed in the sample results? तो यहाँ पे बोल रहा है सिग्मा लिमिटेड करके कंपनी है जिसका ऑडिट सीए शुभम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स अप्लाई करते समय ऑडिट सैम्पलिंग का यूज किया, यानी पॉपुलेशन में जितने आइटम्स है सबका टेस्टिंग नहीं करके सैंपल ड्रॉ किया एंड उस पर टेस्टिंग परफॉर्म की। जब उन्होंने टेस्टिंग परफॉर्म किया तो उनको पता चला टीओसी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में उनको कुछ डेविएशंस के बारे में पता चला, एंड टीओडी में उनको स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन में डेविएशन दिखा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ शुड ही प्रोसीड टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिसस्टेटमेंट ऑब्जर्व्ड इन सैंपल रिजल्ट्स। तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले ऐसे 530 कहता है कि आप पूरे पॉपुलेशन की टेस्टिंग मत करो, बस उसमें एक सैंपल निकालो, सैंपल पे प्रोसीजर्स लगाओ, एंड सैंपल के प्रोसीजर्स लगा के जो एविडेंस और कंक्लूजन पे आप आए हो उसको मान लो कि वो पॉपुलेशन का कंक्लूजन है। यानी यू आर नॉट अप्लाइंग प्रोसीजर्स टू द एंटायर पॉपुलेशन, यू आर अप्लाइंग प्रोसीजर्स टू अ सेट ऑफ सैंपल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, एंड उसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन पे कंक्लूजन पे आ रहे हो।
तो अगर आपको पॉपुलेशन के कंक्लूजन पे आना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रोजेक्ट द मिसस्टेटमेंट्स, यानी आपको सैम्पल्स में अगर कुछ कॉमन फीचर दिख रहा है, सैम्पल्स में कुछ कॉमन गड़बड़ी दिख रही है, तो आपको पॉपुलेशन में जितने आइटम्स है उसमें वो गड़बड़ी देखनी चाहिए कि है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको हर जगह वो गड़बड़ी दिख रही है तो उसको फ्रॉड कहते हैं, एरर नहीं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कहा है स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन में मिसस्टेटमेंट है। सपोज ये शुभम ने देखा जितने भी स्मॉल वैल्यू सेल्स ट्रांजैक्शन है, यानी जितने भी 5,000 रुपए वाले ट्रांजैक्शन है ना, उसमें हर जगह 500 अमाउंट का डिफरेंस है बिटवीन सेल्स अमाउंट एज पर लेजर एंड सेल्स इनवॉइसेस। मैंने क्या बोला, शुभम ने देखा कि 5,000 के जितने भी सारे सेल्स ट्रांजैक्शन है, 5,000 के जितने भी सेल्स ट्रांजैक्शन है उसके अराउंड जितने भी सेल्स ट्रांजैक्शन है, वहां पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500 एज पर सेल्स इन इनवॉइस एंड सेल्स एज पर लेजर। तो यहाँ पे शुभम को क्या करना चाहिए, यहाँ पे उसको जितने भी 5,000 वाले आइटम्स है पॉपुलेशन में सबको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, सैंपल में 5,000 के भी ट्रांजैक्शन आए होंगे, 10,000 के भी आए होंगे, 15,000 के भी आए होंगे और 20,000 के भी आए होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी 5,000 के ट्रांजैक्शन है पॉपुलेशन में जो सैंपल में नहीं आए होंगे। तो शुभम को क्या करना चाहिए, जितने भी ट्रांजैक्शन है पॉपुलेशन में दैट इज रिलेटेड टू 5,000 और दैट इज अ स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन, वो सब उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए एंड चेक करना चाहिए क्या सब में 500 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आंसर निकलता है येस तो मैं बता दूं फिर दिस इज अ फ्रॉड, मैनेजमेंट जान के कर रहा है कि वो सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में 500 का डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहा है। बट इफ द आंसर इज नो, मतलब सब में ये कॉमन फीचर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो आप इसको मान सकते हो एरर। क्योंकि आपको भी पता है अगर फ्रॉड है तो उसका इफेक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या होता है, आपको रोमम बढ़ाना होता है, प्रोसीजर्स बढ़ाना होता है। बट अगर एरर है तो आप उसको थोड़ा लेट गो कर सकते हो, अपना टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है ये कि सैम्पलिंग तो परफॉर्म कर लिया, ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर लिया, बट अगर कोई कॉमन फीचर दिख रहा है तो जितने भी ट्रांजैक्शन है पॉपुलेशन की उसको निकालो एंड देखो वो कॉमन फीचर ऑब्जर्व हो रहा है क्या। अगर हाँ तो वो फ्रॉड है और अगर ना तो वो एरर है। पर ये सारी चीज़ें ना टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए होती है, ये सारी चीज़ें टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यार सिंपल सी बात है, 4 सैंपल तुमने निकाले उसमें 3 कंट्रोल्स डेविएट हो रहे हैं, अब तुम पॉपुलेशन पे उसको कास्ट करके क्या देखोगे, 3 कंट्रोल्स डेविएट हो रहे हैं तो वो तो हो ही रहे। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आपको प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में जो सैंपल का डेविएशन रेट होता है वही पॉपुलेशन का डेविएशन रेट होता है। बट टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वाइज टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे आपको सारे ट्रांजैक्शन पिक करने चाहिए एंड चेक करना चाहिए कि कोई कॉमन फीचर है या नहीं है। So as per SFI 30, the auditor may observe that whether the samples have a common feature. अगर common feature है तो जितने भी items है population में उस nature के वो सारे extract करो and देखो कि वो common feature observe हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये fraud है, and अगर fraud है तो you know accordingly आपको सारे जो भी है रोमम assessment change करना होगा, procedures बढ़ाने होंगे, FAP ज़्यादा करना होगा, और अगर नहीं तो error है and उसमें आप अपना tolerable misstatement range देख सकते हो। फर्दर ऐसा भी हो सकता है कई बार एक अनोमली निकल जाए सैंपल में, अनोमली मीन्स समथिंग दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। शायद मैंने आपको पहले भी मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में बताया है अनोमली का मतलब, एक बार फिर से बता देती हूँ। सपोज जो मैंने एग्जांपल वहाँ पे लिया था यहाँ पे भी ले लेती हूँ कि सपोज आपको देखना है जितनी भी चेक पेमेंट्स हुए वो सही हुए हैं या नहीं हुए। अब जो सैंपल ड्रॉ हुआ उसमें कैंसिल चेक आ गया, भैया उस चेक का तो पेमेंट ही नहीं हुआ, उस चेक से तो पेमेंट ही नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये एक अनोमली है। तो अनोमली में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है मिसस्टेटमेंट्स प्रोजेक्शन के टाइम। अनोमली में बस आपको देखना चाहिए कि दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। यानी अनोमली जो है वो बहुत जगह पॉपुलेशन में प्रेजेंट तो नहीं है ना, यानी चेक पेमेंट्स में ऐसा तो नहीं है हर दूसरा चेक कैंसिल चेक है, हर दूसरा चेक ब्लैंक चेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है तब वो गड़बड़ है, बिकॉज अनोमली इज समथिंग दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही चेक करना चाहिए कि पॉपुलेशन में वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हो रहा है तो दैट इज अ गड़बड़, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि एक तो डिफिकल्ट है ही, टेक्निकल है ही, प्लस बहुत बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आता। तो आई थॉट कि आंसर डिस्कशन भी हो जाएगा एंड अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट, राजल लिमिटेड
engaged an external practitioner, CA Rajul, to provide assurance on its prospective financial information for the upcoming year, which includes projection for a new product line. The company projected a 15% increase in revenue, estimating a total sales of 75 crore, driven by the expected launch of this new product. Mention the applicable engagement and quality control standard and the level of assurance that will be provided in the given situation. Also explain how prospective financial information is different from historical financial information. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, राजुल लिमिटेड करके एक कंपनी है और उन्होंने सीए राजुल को अपॉइंट किया है. सीए राजुल को क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि उनको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अश्योरेंस चाहिए. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कैसे इवेंट्स होते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इवेंट्स में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फ्यूचर इवेंट्स की बात की जाती है, यानी जो हुआ है उसका नहीं, जो होने वाला है उसका बात किया जाता है. तो क्या कल आपने देखा है? नहीं. कल मैंने देखा? नहीं. तो ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये पूरा अजम्पशंस के बेस पे बनाया जाता है. एंड यहाँ पे उन्होंने अज्यूम किया है कि नेक्स्ट ईयर 15% इंक्रीज होगा एंड टोटल सेल्स जो है 75 करोड़ का हो जाएगा. आपको बताना है कौन सा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड यहाँ पे लगेगा, कैसा टाइप का अश्योरेंस इस टाइप के एंगेजमेंट में दिया जाएगा, एंड आपको बताना है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कैसे डिफरेंट है. मैं बता दूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इंस्टीट्यूट अभी इस चैप्टर से, नीचे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के चैप्टर से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको ये टॉपिक ध्यान से करके जाना चाहिए. सबसे पहले बात करते हैं कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा. तो यहाँ पे लगेगा स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट. एंड अगर बात करें अश्योरेंस की, तो यहाँ पे ना रीजनेबल अश्योरेंस जाएगा ना एब्सोल्यूट, यहाँ पे जाएगा मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस. फर्दर जैसे मैंने बताया कल ना, आपने देखा है ना मैंने, तो प्रैक्टिशनर ने भी नहीं देखा है, तो वो कभी भी ये सर्टिफाई नहीं करता कि जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सही है. वो कभी भी ये सर्टिफाई नहीं करता कि जो फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है. वो बस इतना सर्टिफाई करता है कि जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने कंसिडर किए हैं वो सही है या नहीं है. यानी क्या वो बता रहा है पूरा फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? वो नहीं बता सकता ना मैम, वो गारंटी नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है. वो कहाँ से जाके, टाइम मशीन से जाके थोड़ी देखेगा कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है या नहीं. तो वो सिंपली बस इतना बताता है कि जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज किया है वो सही है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं है आज के दिन पे 60 करोड़ की सेल है और नेक्स्ट ईयर लिख रहे हैं 300 करोड़ की सेल हो जाएगी. वो तो होना इम्पॉसिबल है ना. वो तो होना इम्पॉसिबल है अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग दैट मैनेजमेंट हैज प्लान्ड, या कुछ ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट है जो मैनेजमेंट को मिला है. तो यहाँ पे ऑडिटर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के करेक्टनेस पे सर्टिफिकेशन नहीं देता, बस वो कहता है कि जो मैनेजमेंट का अजम्पशंस है वो रीजनेबल तो नहीं, वो अनरीजनेबल तो नहीं है ना. अगर बात करें हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के डिफरेंस की, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सा टाइप के इवेंट से रिलेट करता है? पास्ट इवेंट्स, यानी जो इवेंट्स हो गए. ऑडिट आप किसका करते हो? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का. 31 मार्च में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसमें इवेंट्स हो चुके होते हैं, उसके बाद आप ऑडिट करते हो. वेयरएज जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इवेंट्स इन्फॉर्मेशन होता है, फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है, यानी जो होने वाला है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो भी प्रैक्टिशनर है वो सर्टिफाई कर सकता है कि जो चीज़ें हुई है वो सही है या नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव हैपेंड. बट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ये सर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ अजम्पशंस के बारे में बताता है, अजम्पशंस पे सर्टिफिकेशन देता है. आई होप दिस इज क्लियर. एंड ये टॉपिक मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट, during the audit of a limited company as a statutory auditor, you discovered that a fraud amounting to rupees 5 lakhs has been committed by the company. What are the reporting requirements regarding fraud under CARO 2020? तो यहाँ पे बोल रहा है आप एक लिमिटेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, इस कंपनी पे कारो एप्लीकेबल होता है, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने ऑब्जर्व किया है 5 लाख का फ्रॉड हुआ है. आपको बताना है क्या ये कारो 2020 में इसका कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आएगा या नहीं आएगा. मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ, आधे बच्चे बोलेंगे है नहीं आएगा, फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर थोड़ी है मैम, फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर होने से ही तो आता है रिपोर्टिंग, ये नहीं आएगा. तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है. तो जो फ्रॉड का क्लॉज है, यानी जो क्लॉज 11 है, उसमें 3 चीज़ें रिपोर्टेबल होती है. सबसे पहले, वेदर एनी फ्रॉड हैज बीन डन बाय द कंपनी और हैज बीन डन ऑन द कंपनी दैट हैज बीन फाउंड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, उसका नेचर एंड अमाउंट बताना पड़ेगा. फिर
whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act has been filed by the auditor in form 884, यानी कोई फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का मिला है ऑडिटर को ड्यूरिंग द ईयर और उसके लिए 884 फाइल हुआ है तो उसके बारे में बताना होगा। लास्टली ऑडिटर को बताना होगा जितने भी विसिल ब्लोअर कंप्लेंट्स है उसने कंसिडर किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये जो 5 लाख का फ्रॉड है ना, ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में क्लॉज ए में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि अमाउंट इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इफ एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, उसका नेचर और अमाउंट बताना पड़ेगा। तो ये जो 5 लाख वाली चीज है ये रिपोर्टेबल होगी कारों में बाय ऑडिटर अंडर पॉइंट ए। तो ये गलती मत करना कि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है तो रिपोर्टेबल नहीं होगा। फ्रॉड 1 भी रुपए का है तो भी वो रिपोर्टेबल होगा, क्योंकि क्लॉज ए में कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं है। तो कोई भी फ्रॉड विच हैज बीन डन बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो ये जो 5 लाख का है फ्रॉड, ये भी रिपोर्टेबल होगा बाय ऑडिटर अंडर पैरा 3 क्लॉज 11। आई होप आई एम क्लियर एंड आई होप ये मिस्टेक आप अपने एग्जाम में ना करेंगे। Question number 4, which is also the last question. KR and Associates, an auditor of FDP Limited, observed that the company has implemented various internal controls addressing financial reporting, operational efficiency, and compliances during the preliminary evaluation. CA Karan suggests that all controls should be assessed to mitigate the risk of material misstatement in the financial statements, while CA Rajat is of the view that only those controls deemed relevant to the audit should be assessed based on professional judgment. Comment whether the auditor should assess all the internal controls or limit the assessment to only those considered relevant by the auditor during audit. Also discuss the factors influencing auditor's judgment on relevance of controls. तो यहाँ पे बोल रहा है FDP लिमिटेड करके कंपनी है एंड KR एंड एसोसिएट्स उसको ऑडिट कर रहे हैं। KR एंड एसोसिएट्स ने ऑब्जर्व किया बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स है जो कंपनी ने लगा रखे हैं इन रिलेशन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंप्लायंसेस, ये उन्होंने देखा। अब सीए करण जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जितने भी कंट्रोल्स लगाए हैं कंपनी ने वो सारे उनको चेक करने चाहिए। बट सीए रजत को लगता है ओनली दोज कंट्रोल्स विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट शुड बी कंसिडर्ड। तो सीए करण बोल रहे जितने भी कंट्रोल्स है यानी 100% कंट्रोल्स की चेकिंग करो, और सीए रजत बोल रहे हैं ओनली दोज कंट्रोल्स विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट उनकी चेकिंग करो। आपको बताना है कि क्या 100% कंट्रोल्स की चेकिंग होनी चाहिए या जो कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट है उनकी चेकिंग होनी चाहिए। प्लस आपको ये भी बताना है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है विच इन्फ्लुएंस ऑडिटर्स जजमेंट ऑन रेलिवेंस ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 100% कंट्रोल्स की चेकिंग करनी चाहिए या कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट की चेकिंग करनी चाहिए। तो मैं बता दूं ऐसे तो ऑडिटर्स को कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट की ही चेकिंग करनी चाहिए। बट कई बार बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ऑडिटर्स पे विच आस्क द ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन द एंटायर इंटरनल कंट्रोल। तो अगर ऐसा है तब ऑडिटर को 100% चेकिंग करनी होगी। बट अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑडिटर कैन स्टिक टू ओनली कंट्रोल्स दैट आर रेलिवेंट टू ऑडिट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सीए रजत इज करेक्ट एंड हमें सिर्फ उन कंट्रोल्स पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए विच आर रेलिवेंट टू ऑडिट अनलेस एंड अनटिल कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कास्ट है विच रिक्वायर्स अस टू गिव द व्यू ऑन एंटायर इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर बात करें कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ऑडिटर के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर रेलिवेंस ऑफ कंट्रोल, तो ये कुछ फैक्टर्स है जैसे मटीरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, applicable component of internal control, nature and complexity of system, and whether and how a specific control individually or in combination prevents, detects or corrects material misstatement। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो ऑडिटर कंसिडर करेगा। येट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो यूजुअली इग्नोर करके जाते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल कंट्रोल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ कंपोनेंट से क्वेश्चन आएगा। तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इंस्टीट्यूट सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल से क्वेश्चन पूछेगा। इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये सब चीज़ें याद करके जानी है। एंड ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि कई बच्चे ये पार्ट तो लर्न कर लेते हैं
कई बार कई बच्चे ये पार्ट तो लर्न कर लेते हैं बट उनको यही नहीं पता कि इस पार्ट का आंसर कहाँ यूज होगा या इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है. सो दिस क्वेश्चन वाज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसका आंसर ऐसा कुछ होता है या जिसका आंसर इस पार्ट से रिलेटेड कुछ होता है. सो दिस विल बी द आंसर एंड आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया हो. जैसा मैंने कहा था सेशन के स्टार्ट में, जान 25 का एमटीपी है, ट्राई करिएगा अगर घर पे पूरा सॉल्व कर पाए. एंड दैट इज इट फॉर टुडे सेशन. अब मिलेंगे कल विद अनदर सेशन, अनदर पेपर, एंड आई होप यू आर लाइकिंग दिस सेशन. थैंक यू.